हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को पता है भाई, मैंने आप सभी के लिए हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा, हिंदी व्याकरण, पत्रकारिता और काव्य शास्त्र की काफी महत्वपूर्ण क्लास चला रखी है। ठीक है। और इस क्लास में हम हर रोज 25 क्वेश्चन करते हैं। और आज अपने 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, यानी 1300 से हमने क्वेश्चन स्टार्ट किए थे और आज 1400 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। और आज आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है। और भी भाई मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है जो आप सभी के पेपर के लिए काफी महत्वपूर्ण है, तो प्लीज जाकर उन प्लेलिस्ट को भी विजिट कीजिए। आपके पेपर में आपको काफी मदद मिलेगी उनसे। ठीक है। अगर क्लास अच्छी लगे तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना और कमेंट भी आप जरूर से जरूर करना। और जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो बच्चा भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करे। तो आज की क्लास का क्वेश्चन देखते हैं। मैला आंचल उपन्यास में कहाँ का चित्रण है। जो मैला आंचल है भाई, ये क्या है, उपन्यास रिदा का है। इसने पूछा कहाँ का चित्रण किया गया है। ठीक है। बांदा, मेरीगंज, बरेली या हरदोई। तो मैला आंचल उपन्यास में भी मेरीगंज का चित्रण किया गया है। किसका? मेरीगंज का चित्रण किया गया है। और मैला आंचल भाई एक आंचलिक उपन्यास है। ठीक है। जो 1954 में प्रकाशित हुआ था और हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास है। यह भी आपको ध्यान रखना है। और किसका? फरीश्वरनाथ रेणु जी का उपन्यास रहेगा। पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव का चित्रण है भाई। ठीक है। और मैला आंचल के भी पात्र भी काफी बार पूछे जाते हैं। प्रशांत, डॉक्टर प्रशांत है भैया। कमली, कालीचरण, विश्वनाथ प्रसाद तथा बामन दास आदि, ये काफी महत्वपूर्ण है भाई, वो आपको ध्यान रखना है। रूपक रहस्य नामक आलोचनात्मक ग्रंथ किसका है? ठीक है। रूपक रहस्य क्या है? एक आलोचनात्मक ग्रंथ है। पूछा गया ये किसका है, तो ये भी किसका है? भवानी प्रसाद मिश्र का है, त्रिलोचन का है, श्याम सुंदर दास का, जानकी वल्लभ शास्त्री का है। तो रूपक रहस्य भी श्याम सुंदर दास जी का आलोचनात्मक ग्रंथ रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और श्याम सुंदर दास जी का साहित्य लोचन काफी महत्वपूर्ण ग्रंथ है भी। ठीक है। जो भाई 1922 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। फिर इनका है भाषा विज्ञान, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है। ये 1923 में प्रकाशित हुआ था। हिंदी भाषा का विकास श्याम सुंदर दास जी का ही ग्रंथ है। ये 1924 में प्रकाशित था। और हिंदी भाषा और साहित्य काफी महत्वपूर्ण ग्रंथ है श्याम सुंदर दास जी का। ये 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण है भी ये नाटक। सिंदूर की होली नाटक किस रचनाकार द्वारा लिखित है? ठीक है। सिंदूर की होली जो रचना है, इसकी विधा क्या है? तो इसकी विधा है नाटक। अब पूछा गया कौन से रचनाकार की ये रचना है, तो अंबिका दत्त व्यास की है, लक्ष्मीकांत लाल की है, लक्ष्मी नारायण मिश्र की है या राम कुमार वर्मा की है। तो सिंदूर की होली जो नाटक है लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का रहेगा। और 1934 में प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था? 1934 में प्रकाशित हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और इसके काफी महत्वपूर्ण पात्र हैं, काफी बार पेपर में पूछे गए हैं। मुरारी लाल, ठीक है, चंद्रकांता, मनोरमा, ठीक है, रजनीकांत, ये काफी महत्वपूर्ण पात्र है जो अक्सर घूम फिर के हमारे पेपर में आई जाते हैं। ठीक है। लक्ष्मी नारायण मिश्र जी के और भी महत्वपूर्ण नाटक है, जैसे अशोक, वितता की लहरें, गुड़िया का घर, सन्यासी, सन्यासी भाई, राक्षस का मंदिर, काफी महत्वपूर्ण है राक्षस का मंदिर भी नाटक। ठीक है। मुक्ति का रहस्य भी काफी महत्वपूर्ण नाटक है लक्ष्मी नारायण मिश्र जी का। ठीक है। मुक्ति का रहस्य। गरुड़ ध्वज भी काफी महत्वपूर्ण नाटक है। नारद की वीणा भी काफी महत्वपूर्ण नाटक है इनका भी। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, काफी महत्वपूर्ण नाटक मैंने आपको बताया इनके, जो घूम फिर के पेपर में पूछे ही जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, रीति का लगभग कितने शताब्दियों तक चला?
जो रीतिकाल है ये कितनी शताब्दियों तक चला था? 4 शताब्दियों तक, 1 शताब्दी तक, 5 शताब्दी तक या 2 शताब्दी तक? तो रीतिकाल भाई 2 शताब्दी तक चला था। ठीक है, और ये बच्चा क्वेश्चन तभी कर सकता है जब उसको, ठीक है, रीतिकाल की समय सीमा याद हो। तो रीतिकाल की समय सीमा क्या है? संवत 1700 से संवत 1900। ठीक है, तो 2 शताब्दियों तक चला था, 1700 से लेके 1900 संवत तक। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आदिकाल की समय सीमा भी देख लो साथ के साथ, क्योंकि पेपर में पूछी जाती है। ठीक है, संवत 1050 से 1375। ठीक है, भक्ति काल की देख लेते हैं। भक्ति काल की संवत 1375 से 1700 तक, और रीतिकाल की मैंने बता दी संवत 1700 से 1900 तक, और आधुनिक काल की है भाई संवत 1900 से लेकर आगे तक, यानी अब तक। अगला क्वेश्चन है, आधे अधूरे नाटक किसके द्वारा लिखित हैं? जो आधे अधूरे नाटक है किसके द्वारा लिखित है? धर्मवीर भारती, विष्णु प्रभाकर, मोहन राकेश या गिरजा कुमार माथुर? तो आधे अधूरे नाटक भाई मोहन राकेश जी का रहेगा, और काफी महत्वपूर्ण नाटक है। ठीक है, और 1969 में ये प्रकाशित हुआ था। और आधे अधूरे जो नाटक है इसको इसको क्या कहा जाता है भाई? इस नाटक को पूर्णता की तलाश का नाटक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्णता की तलाश का नाटक कहा जाता है। ठीक है, और इस नाटक को भाई मील का पत्थर भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना। हिंदी साहित्य में जो आधे अधूरे नाटक है इसको मील का पत्थर भी कहा जाता है, और इसके काफी महत्वपूर्ण पात्र है जो अक्सर घूम फिर के आ जाते हैं। ठीक है, सावित्री है, फिर उसके 2 बेटियां है बिन्नी किन्नी, फिर उसका पुत्र है अशोक। ठीक है, एक मनोज है, और काले कपड़े वाला पुरुष है महेंद्रनाथ है। महेंद्रनाथ सावित्री का पति है। फिर है सिंघानिया, ये भी एक पात्र है। जुनेजा भी एक पात्र है भाई, और जगमोहन भी एक पात्र है भाई आधे अधूरे नाटक का। अगला क्वेश्चन है, शेखर एक जीवनी की शेखर का चरित्र मूलतः किस प्रकार का है? ठीक है, शेखर एक जीवनी जो रचना है इसमें शेखर का चरित्र, ठीक है, जो इसमें एक पात्र है शेखर, उसका चरित्र पूछा है किस प्रकार का है? व्यंग्यात्मक है, शांत है, प्रकृति प्रेमी है या विद्रोही है? तो शेखर एक जीवनी के जो शेखर का चरित्र है वह मूलतः विद्रोही प्रकार का है। ठीक है, और शेखर एक जीवनी इसके रचनाकार कौन रहेंगे? अज्ञे जी रहेंगे। अज्ञे जी का पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद वात्स्यायन, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। काफी बार पेपर में पूछा गया है। और ये अज्ञे जी का मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास है। क्या है इसकी विधा? उपन्यास। और कैसा है? मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास है शेखर एक जीवनी। और भाई जो शेखर एक जीवनी है इसके 2 भाग है। कितने हैं? 2 भाग है। ठीक है, काफी बार पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, और जो शेखर एक जीवनी का प्रथम प्रकाशन था 1940 में हुआ था, और दूसरे भाग का 1944 ईस्वी में प्रकाशन हुआ था। ठीक है, और इसमें क्या कुछ है शेखर एक जीवनी में? तो इसमें भाई जो बाल मन पर पड़ने वाले काम, अहम और भय के प्रभाव तथा उसकी प्रकृति पर मनोवैज्ञानिक ढंग से विचार किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खरोष्टी लिपि भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित थी? जो खरोष्टी लिपि है ये भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित थी भाई, ये हमें बताना है। तो दक्षिणोत्तर क्षेत्र, पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, या उत्तर क्षेत्र में, पूर्वोत्तर में? तो पश्चिमोत्तर क्षेत्र में खरोष्टी लिपि क्या थी? प्रचलित थी भी, ये आपको ध्यान रखना है। और जो खरोष्टी लिपि है भारत की क्या है? प्राचीनतम लिपि है। ठीक है, प्राचीनतम लिपियों में क्या है? एक है। ये काफी महत्वपूर्ण है भाई ये लिपि। और ये खरोष्टी लिपि है दाएं से बाएं लिखी जाती है। ठीक है, दाएं से बाएं लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन है, समरस थे जड़ या चेतन सुंदर,
साकार बना था। चेतना था एक विलसती आनंद अखंड घना था। पंक्तियां किसकी है? तो ये पंक्तियां हमें बतानी है किसकी है? त्रिलोचन शास्त्री की, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है, नंद दुलारे वाजपेयी की, जयशंकर प्रसाद की है। तो भाई ये पंक्तियां जयशंकर प्रसाद जी की रहेगी और आनंद सर्ग से ये पंक्ति ली गई है। ठीक है। और कामायनी जो इनकी काफी महत्वपूर्ण रचना है, उसके जो सरग है, 15 सरग है, मैंने काफी बार लिखवाया था, उसमें एक आनंद सरग है, उसमें से पंक्तियां ली गई है। और जो कामायनी महाकाव्य है, इसका प्रकाशन 1935 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हम दीवानों की क्या हस्ती आज यहाँ कल वहां चले, पंक्तियां किस रचनाकार की है? क्या भाई हम दीवानों की क्या हस्ती आज यहाँ कर वहां चले, पंक्तियां किस रचनाकार की है? रघुवीर साहे, जयशंकर प्रसाद अज्ञे या भगवती चरण वर्मा? तो भाई हम दीवानों की क्या हस्ती आज यहाँ कर वहां चले, ये पंक्तियां भगवती वर्मा जी की रहेगी, यानी डी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। और इनकी कौन सी कविता में से ली गई है? तो दीवानों की हस्ती में से ये पंक्तियां ली गई है और इनकी काफी महत्वपूर्ण ये कविता है भाई। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रेमचंद्र को कबीर के बाद हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार किसने कहा है? क्या अभी जो प्रेमचंद्र जी हैं, इनको जो कबीरदास जी थे, उनके बाद हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार कहा, तो किसने कहा है भाई? तो किसने कहा है? अमृत राय ने। तो किसने कहा है? अमृतलाल नागर ने, रामविलास शर्मा ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, भीष्म सहानी ने। तो प्रेमचंद्र को भी कबीर के बाद हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार रामविलास शर्मा ने कहा है। किसने कहा है? रामविलास शर्मा जी ने कहा। और रामविलास शर्मा जी की काफी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ठीक है। वो भी आलोचनात्मक कृतियां इन्होंने काफी लिखी है और काफी महत्वपूर्ण है इनकी आलोचनात्मक कृतियां, और उसमें से ही पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनकी आलोचनात्मक कृतियां कौन कौन सी है? प्रेमचंद्र है एक तो इनकी। ठीक है। प्रेमचंद्र और उनका युग आलोचनात्मक कृति है भाई। उनका युग, भारतेंदु युग, निराला, फिर निराला की साहित्य साधना, कल के क्लास में भी क्वेश्चन आया था। निराला की साहित्य साधना मैंने आपको बताया था 3 भागों में। ठीक है। रामविलास शर्मा ने लिखी है। ठीक है। कल मैंने इनका प्रकाशन वर्ष नहीं बताया था। ठीक है। और इसके जो निराला की साहित्य साधना, ये पहला भाग 1969, दूसरा 1972 और तीसरा 1976 में प्रकाशित हुआ था भाई। और नई कविता और अस्तित्ववाद इनकी काफी महत्वपूर्ण रचना है रामविलास शर्मा की। मार्क्सवाद और प्रगतिशील साहित्य, ये भी इनकी काफी महत्वपूर्ण आलोचनात्मक कृति है। अगला क्वेश्चन है, नेपाली भाषा की लिपि क्या है? जो नेपाली भाषा है, इसकी लिपि क्या है? तो केथी, देवनागरिक, गुरुमुखी या चित्रलिपि? तो देवनागरिक क्या है? नेपाली भाषा की लिपि है, ये आपको ध्यान रखना है। और संस्कृत, हिंदी, मराठी, नेपाली, ठीक है, जितनी भी भाषाएं हैं, इनकी लिपि देवनागरिक ही है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीक वासियों ने भारत के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया है? जो ग्रीक वासी है, इन्होंने भारत के लिए एक शब्द प्रयुक्त किया है, वो हमें बताना कौन सा है? इंडिया, इंडोनेशिया, इंडानिया या हिंदेशिया? तो भाई ग्रीक वासियों ने भारत के लिए इंडिया शब्द प्रयोग किया है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है। और जो भारत है, इसको भाई भारतवर्ष भी कहा जाता है, जम्बू द्वीप भी कहा जाता है, भारत खंड भी कहा जाता है, आर्यवर्त भी कहा जाता है, हिंदुस्तान भी कहा जाता है और हिंद भी कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है भाई। अगला क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण रचना है भाई, खुशबू के शिलालेख। क्या है? खुशबू के शिलालेख कविता किस रचनाकार की है? तो भाई जो खुशबू के शिलालेख रचना है, ये किस रचनाकार की, ये बताना। खुशबू के शिलालेख किस विधा से? कविता से है। रचनाकार देखते हैं, भवानी प्रसाद मिश्र, भारत भूषण अग्रवाल, रघुवीर शाही, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना? तो खुशबू के शिलालेख भाई भवानी प्रसाद मिश्र जी की रचना है। और भवानी प्रसाद मिश्र भाई आगे के दूसरे शतक के कवि भी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि के अंतर्गत नहीं आती?
भाई नीचे भाषाएं दे रखी है और पूछ रखा देवनागरी लिपि के अंतर्गत कौन सी नहीं आती, बांग्ला, कोंकणी, गुजराती या संस्कृति। तो जो बांग्ला भाषा है देवनागरी लिपि के अंतर्गत नहीं आती है, बल्कि जो बांग्ला लिपि है ये पूर्वी नागरी लिपि, क्या भाई, पूर्वी नागरी लिपि, इसका ही एक परिमार्जित रूप भी है भैया। अगला क्वेश्चन है, महाराणा का महत्व किसकी रचना है। जो महाराणा का महत्व है ये किसकी रचना रहेगी। तो जयशंकर प्रसाद, नवीन जी, केदारनाथ मिश्र या माखनलाल चतुर्वेदी। तो महाराणा का महत्व भाई जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति काफी महत्वपूर्ण है और 1914 में इसका प्रकाशन भी हुआ था। और जो जयशंकर प्रसाद है इनकी और रचनाएं देख लेते हैं। प्रेम पथिक इनका काफी महत्वपूर्ण काव्य है। वन मिलन भी इनका काफी महत्वपूर्ण है। उर्वशी, कानन कुसुम हो गया, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कामायनी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, हिंदी शब्द सागर किसके द्वारा संपादित ग्रंथ है। जो हिंदी शब्द सागर है ये किसके द्वारा संपादित ग्रंथ पूछा है। तो डॉक्टर नगेंद्र, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी या पंडित रामचंद्र शुक्ल। तो हिंदी शब्द सागर पंडित रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा संपादित ग्रंथ है। क्या भाई, संपादित ग्रंथ है भाई। और जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं इन्होंने हिंदी शब्द सागर की भूमिका में हिंदी साहित्य का विकास नाम से सन 1929 ईस्वी में अपना इतिहास ग्रंथ प्रकाशित करवाया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हिंदी शब्द सागर की भूमिका में, ठीक है, हिंदी शब्द सागर की भूमिका में हिंदी साहित्य का विकास 1929 ईस्वी में रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रकाशित करवाया था और ये क्या एक इतिहास ग्रंथ है। ठीक है, और शुक्ल जी ने इस इतिहास ग्रंथ में 1000 कवियों को लेकर, क्या भाई, 1000 कवियों को लेकर 900 वर्षों का इतिहास लिखा। कितने, 900 वर्षों का इतिहास प्रस्तुत किया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान की एकता के लिए हिंदी भाषा जितना काम देगी उससे बहुत अधिक काम देवनागरी लिपि दे सकती है। किस महापुरुष के मत है। तो किस महापुरुष के मत है भैया, जेम्स प्रिंसेप की, जॉन एफ फ्लिट के, जॉन मार्शल या आचार्य विनोबा भावे के। विनोबा भावे जी का ये मत है, हिंदुस्तान की एकता के लिए हिंदी भाषा जितना काम देगी उससे बहुत अधिक काम देवनागरी लिपि दे सकती है। ये कथन आचार्य विनोबा भावे के रहेंगे, यानी डी आंसर अपना बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र कहाँ है। जो ब्रज भाषा है इसका केंद्रीय क्षेत्र पूछा है कहाँ है। तो मगध है, द्वारिका है, अयोध्या है या मथुरा है। तो ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र मथुरा रहेगा भाई, डी आंसर अपना बिल्कुल सही है। और ब्रज भाषा जो है सौर सैनी अपभ्रंश से विकसित बोली है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस रचनाकार का असली नाम सैयद इब्राहिम है। तो किसका असली नाम सैयद इब्राहिम है, काफी बार पेपर में पूछा भी जाता है। तो रसखान, मलुक दास या रहीम या सूरदास। तो रसखान का ये मूल नाम है, यानी वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम खान रहेगा। पूछा जाता है रसखान का मूल नाम क्या है या वास्तविक नाम क्या है, तो सैयद इब्राहिम था भी, ये आपको ध्यान रखना है। और वाटिका काफी महत्वपूर्ण रचना है, प्रेम वाटिका इनकी। और इसमें ना है, इसमें रसखान जी का दिल्ली को छोड़कर गोवर्धन जाने का दृश्य हमें देखने को मिलता है। और रसखान जो है ये विठल नाथ के शिष्य थे भाई, ये आपको ध्यान रखना। मैंने अष्टचाप आपको कई बार बताया, जो 1565 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, उसमें 4 विठलनाथ के शिष्य थे और 4 इनके पिता वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे भी। ठीक है, उनको लेकर शाप की स्थापना विठलनाथ ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से अवधि का सही उदाहरण चुनिए। तो अवधि का उदाहरण हमें बताना है। एक माँ के 2 धियावड़े आछे, एक भाई के 2 बेटे छे, एक मनई के 2 बेटे रहीन। तो सी आंसर बिल्कुल सही रहेगा, अवधि भाषा का उदाहरण है।
अगला क्वेश्चन है प्राचीनतम भारतीय भाषा कौन सी थी। तो भाई इनमें से जो प्राचीनतम भारतीय भाषा है वो हमें बताना है। अपभ्रंश, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत या अवध। तो भाई प्राचीनतम भारतीय भाषा वैदिक संस्कृत है। क्या है? वैदिक संस्कृत है। और मैंने काफी बार बताया जो भारतीय आर्य भाषा है इसको भाई 3 भागों में बांटा गया है। कितने? 3 भागों में बांटा गया। पहले मैंने आपको बताया है। ठीक है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, ठीक है, फिर मध्यकालीन आर्य भाषा, फिर है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। ठीक है, अब देखते हैं जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है उसमें वैदिक संस्कृत आती है, लौकिक संस्कृत आती है। ठीक है, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। जो वैदिक संस्कृत है इसका समय भाई 2000 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी पूर्व है भाई। ठीक है, ये वैदिक संस्कृत का। और लौकिक का 800 ईस्वी पूर्व से 500 ईसा पूर्व रहेगा। ये दो आती है भाई प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत, वैदिक संस्कृत और लौकिक। फिर है मध्यकालीन आर्य भाषा, इसके अंतर्गत पाली, प्राकृत, अपभ्रंश ये आती है भाई। पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। ठीक है, जो पाली है इसको प्रथम प्राकृत भी कह देते हैं और प्राकृत को द्वितीय प्राकृत भी कह देते हैं और अपभ्रंश को तृतीय प्राकृत भी कह देते हैं भाई। तो पाली का समय 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक था। प्राकृत का 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक और अपभ्रंश का 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक था। ठीक है, इसके बाद एक और रहेगी आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, ये 1000 ईस्वी से लेकर अब तक भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है केशव कठिन काव्य के प्रेत है, यह कथन किस आलोचक का है। क्या भी केशव है, जो केशव दास है, ये कठिन काव्य के प्रेत है, ये कथन किस आलोचक का। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल का, विद्यापति का, राहुल सांस्कृत्यायन का है। तो ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का रहेगा। क्या भाई? आचार्य रामचंद्र जी का शुक्ल रहेगा। और केशव दास की काफी महत्वपूर्ण रचना है, आप नोट कर लीजिए। ठीक है, जो पेपर में काफी बार पूछी जाती है। रसिक प्रिया, नक्सिक, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, रतन बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका, जहांगीर जस चंद्रिका। ठीक है, विज्ञान गीता काफी महत्वपूर्ण रचना है केशवदास की। ठीक है, छंदमाला इनकी काफी महत्वपूर्ण है। एक और है वीर सिंह देव चित्र, ये भी इनकी काफी महत्वपूर्ण रचना रहेगी भाई। अगला क्वेश्चन है देवनागरिक में यद्यपि जेड और एफ यानी जय और फे के लिए वर्ण नहीं है, फिर भी यहाँ यह सभी ज्ञात लिपियों से अधिक पूर्ण एवं संतुलित है, किस विद्वान का मत है। तो ये किस विद्वान का मत रहेगा, ये देखते हैं भाई। देख लेते हैं। आइजक पिटमैन, मोनियर विलियम, गौरीशंकर हीराचंद्र ओझा या राधे श्याम शास्त्री। मोनियर विलियम्स का रहेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 गीत वर्ष किसका काव्य संग्रह। जो 7 गीत वर्ष है किसका काव्य संग्रह है, काफी महत्वपूर्ण है भैया। महादेव वर्मा, धर्मवीर भारती, गिरिजा कुमार माथुर या जानकी वल्लभ शास्त्री। तो 7 गीत वर्ष ये धर्मवीर भारती जी का काव्य संग्रह है और 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, और जो ये 7 गीत वर्ष है यानी इसमें भाई प्रेम थ्यू, जो प्रेमेथ्यू था इसकी गाथा। ठीक है, इसकी गाथा है, प्रेमेथ्यू की गाथा है। और ये एक लंबी कविता, 7 गीत वर्ष। और प्रेमेथ्यू क्या है, एक यूनानी पौराणिक पुरुष था, काफी बार पेपर में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है नई कविता नाम का प्रचार किस रचनाकार ने किया। नई कविता
नाम का प्रचार किस रचनाकार ने किया? भी रामविलास शर्मा, रागे राघव, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, आज्ञे जी। है इसका नाम भाई किसने दिया था? आज्ञे ने दिया था। और कहाँ दिया था, कब दिया था? तो अपनी एक रेडियो वार्ता में उन्होंने इस पद का सर्वप्रथम प्रयोग किया भाई। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आज्ञे जी की एक रेडियो वार्ता थी, उन्होंने इस पद का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। और जो मुक्ति बोध जी हैं, इन्होंने भी नई कविता के विषय में काफी महत्वपूर्ण वाक्य कहा है। ठीक है, आप लिख लेना, पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, नई कविता विविध्य में जीवन के प्रति आत्मचेतस व्यक्ति की प्रतिक्रिया है। नई कविता का स्वर एक नहीं, क्या है? विविध है। ये किसने कहा? ये मुक्ति बोध ने कहा भाई, नई कविता के विषय में। तो इसी के साथ भाई आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है। आशा करती हूँ भाई आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी आप जरूर करें भी, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें भी, जिस बच्चे ने नहीं किया है। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर आज मिल जाएगा, क्योंकि आज अपने 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, तो पीडीएफ आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई।